इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। बिलियन का जो चैप्टर है यहाँ पर कराने जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बिलियन का जो चैप्टर है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रहे हैं यहाँ पर। जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा इस सेशन में। सभी को गुड मॉर्निंग। इस सेशन में बिलियन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है यहाँ पर। बिलियन वह सामग्री मिश्रण है। बिलियन वह सामग्री मिश्रण है जिसमें एक या अधिक पदार्थ विलेय किसी अन्य पदार्थ विलायक में समान रूप से घुल जाते हैं। इसे 3 मुख्य प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। इसे कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से यहाँ पर उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला देख लेते हैं यहाँ पर ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा यहाँ पर पहला यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन है, ठोस विलयन। यहाँ पर इसकी परिभाषा को पहले हम देखते हैं। यहाँ पर वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर। कौन कौन से यहाँ पर? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण। यहाँ क्या क्या है? यहाँ पर पीतल में क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है यहाँ पर। ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन का। यहाँ पर स्टील में बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से? यहाँ पर लोहा कार्बन का मिश्रण। स्टील में क्या है? यहाँ किसका मिश्रण है? यहाँ पर लोहे का है और कार्बन का मिश्रण है। और पीतल में किसका मिश्रण है? यहाँ पर तांबा और कॉपर और जिंक का मिश्रण है। यहाँ पर किसमें है? यहाँ पर ठोस विलयन में। यहाँ पर अब इसके उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर उपयोग के लिए पीतल का उपयोग सजावटी कहाँ पर उपयोग करते हैं? यहाँ पर पीतल का जो उपयोग सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। जो पीतल है उसका उपयोग कहाँ करते हैं? सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। स्टील का उपयोग भवन निर्माण और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है। जो यहाँ पर पीतल है उसका उपयोग सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। जो स्टील है इसका उपयोग भवन निर्माण करने में और औद्योगिक इंडस्ट्री के उपकरणों में किया जाता है यहाँ पर। और इसका अगला जो यहाँ टॉपिक है यहाँ पर द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर किसकी परिभाषा है? द्रव विलयन के लिए वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक द्रव अवस्था में होते हैं। इसमें क्या होगा? जो यहाँ वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक द्रव अवस्था में होते हैं वो क्या कहलाएंगे? द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन। उदाहरण की बात करते हैं। चीनी का पानी यहाँ पर होगा चीनी और पानी का मिश्रण होगा। जो चीनी का पानी का मिश्रण है यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलेगा? चीनी रहेगा और पानी का मिश्रण रहेगा। यहाँ पर शराब पानी का मिश्रण, इसमें क्या रहेगा? शराब में। और यहाँ पर शराब में एल्कोहल और पानी का मिश्रण रहेगा। यहाँ पर शराब में यहाँ क्या रहेगा? पानी का भी मिश्रण रहेगा यहाँ पर। इसमें इसका उपयोग देख लेते हैं। यहाँ पर चीनी के पानी का उपयोग पेय पदार्थ बनाने में होता है। चीनी के पानी का उपयोग पेय पदार्थ बनाने में होता है। और दूसरा यहाँ पर है शराब और पानी का मिश्रण रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोगी है। शराब और पानी का मिश्रण रासायनिक प्रक्रियाओं में क्या है? उपयोगी है। यहाँ पर उसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर चित्र में अगर देखना चाहेंगे यहाँ पर चीनी पानी और शराब का मिश्रण रहेगा। यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर गैसीय विलयन। कौन सी हेडिंग है यहाँ पर? गैसीय विलयन। पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक गैस होती है। यहाँ पर गैसीय विलयन में क्या बताया गया? वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक क्या होती हैं? गैसीय होती हैं। उदाहरण में देखते हैं। यहाँ पर वायुमंडलीय वायु किसका मिश्रण होता है? यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। यहाँ पर जो वायुमंडलीय वायु है यहाँ पर किसका मिश्रण देखने को मिलता है? यहाँ पर
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण देखने को मिलता है। और यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन का मिश्रण देखने को मिलता है। अब यहाँ उपयोग की बात करते हैं। यहाँ पर वायुमंडलीय वायु जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वायुमंडलीय वायु जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया यहाँ पर औद्योगिक गैसों का उपयोग बिल्डिंग और चिकित्सा उपकरणों में होता है। औद्योगिक गैसों का उपयोग वेल्डिंग और चिकित्सा उपकरणों में होता है। यहाँ पर उसके चित्र में बात करते हैं। यहाँ पर वायुमंडल का गैस का मिश्रण, वायुमंडल कौन कौन सी गैसें होती हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैसों का मिश्रण होता है। यहाँ पर हमने ठोस, गैस और यहाँ पर लिक्विड, यहाँ तीनों के लिए हमने यहाँ पर एक बार रिवीजन भी करा देते हैं। यहाँ पर ठोस में क्या है, यहाँ पर वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और यहाँ पर उसके उदाहरण में क्या बताया गया, यहाँ पर पीतल में किसका यहाँ मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण देखने को मिलता है। और स्टील में क्या है, यहाँ पर स्टील में किसका मिश्रण होता है, लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। उपयोग में एक बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीतल का उपयोग किस में किया जाता है, सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। और स्टील का उपयोग कहाँ किया जाता है, भवन निर्माण और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है। यहाँ पर द्रव विलयन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। उदाहरण बात करते हैं चीनी का पानी, चीनी और पानी का यहाँ मिश्रण है। शराब में क्या है, पानी का मिश्रण है। यहाँ पर इसके उपयोग की बात करते हैं। चीनी के पानी का उपयोग पेय पदार्थों में होता है। अब यहाँ बात करते हैं गैसीय विलयन, इसका परिभाषा क्या है। यहाँ पर वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक क्या होते हैं, गैसें होते हैं। उदाहरण बात करते हैं वायुमंडल वायु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। उपयोग में बात करते हैं वायुमंडल वायु जीवन के लिए क्या आवश्यक है, वायुमंडलीय वायु जीवन के लिए क्या आवश्यक है। औद्योगिक गैसों का उपयोग वेल्डिंग और चिकित्सा उपकरणों में होता है। महत्वपूर्ण टिप्स में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के विलयन का उदाहरण स्पष्ट रूप से समझें। बोर्ड परीक्षा में परिभाषा, उपयोग, उदाहरण का वर्णन विस्तार से करें। चित्र को साफ और यहाँ पर बोर्ड के अनुसार सरल रखें। चित्रण सुझाव यहाँ दिया गया। यहाँ पर ठोस विलयन, चित्र में विलयन 3 प्रकार दिखाए गए। यहाँ पर ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। जो गैसीय विलयन होता है उसमें क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। द्रव विलयन में क्या होता है, पानी और चीनी का घोल होता है। और ठोस विलयन में क्या होता है, पीतल और स्टील का ये मिश्रण होता है। यहाँ पर और यहाँ बात कर ले, अगली हेडिंग है हमारा अणुसंख्य गुणधर्म और यहाँ वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान। अणुसंख्य गुणधर्म और वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान। यहाँ पर अगली हेडिंग रूप में बताएगा अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, यहाँ पे इसमें उत्तर में दिखाया गया। यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकार या प्रकृति पर। वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके प्रकार या प्रकृति पर। दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर इनमें वाष्पदाब अपेक्षिक अनुमान और यहाँ पर असीमित दाब क्वथनांक वृद्धि और हिमांक अनुमान में क्या है, शामिल है। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान क्या है, वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान क्या है, यहाँ पर उसके उत्तर का अपेक्षिक अनुमान क्या है। वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के कणों के कारण विलायक के वाष्पदाब में क्या होती है, कमी का मापन करते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर यह गुणधर्म
बिलियन में विलेय के अणुओं की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जो यह गुणधर्म होता है बिलियन में विलेय के अणुओं की क्या करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं। वाष्पदाब जो अपेक्षिक अनुमान है यहाँ पर पहले ही पॉइंट बताया गया, यहाँ पर वाष्पदाब जो अपेक्षिक अनुमान है विलेय के कणों के कारण विलायक के वाष्पदाब में कमी का मापन होता है यहाँ पर। और यहाँ बताया गया यहाँ पर वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान के लिए सूत्र क्या होता है। वाष्पदाब अपेक्षिक अनुमान के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ बताया गया यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, ये जो पी अंश यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। पी क्या है यहाँ पर, बिलियन का वाष्पदाब है। पी यहाँ क्या है, बिलियन का वाष्पदाब है। यहाँ क्या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, पी जो अंश यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये क्या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। और यहाँ पर एन बी क्या है, यहाँ पर एन बी विलेय की मोल है यहाँ पर, और एन ए क्या विलायक का मोल है यहाँ पर। एन ए क्या है यहाँ पर, एन ए प्लस यहाँ के मोल है यहाँ पर एक क्या है विलेय है और दूसरा क्या विलायक है यहाँ पर, विलेय का मोल और विलायक के मोल। एन बी क्या है, विलेय का मोल है, ये क्या एन ए क्या है विलायक का मोल है यहाँ पर। विलेय की मोलक संख्या और ये विलायक की मोलक संख्या, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ये विलेय की मोलों की संख्या। और यहाँ पर इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका उपयोग कहाँ पर होता है, बिलियन में विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करता है। यहाँ पर बिलियन में विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करता है। यहाँ पर औसत की बात करते हैं। यहाँ पर औसत विज्ञान में दवाओं की सांद्रता को मापने में। तीसरे पॉइंट बात करते हैं औद्योगिक प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित करने में। औद्योगिक प्रक्रिया में वाष्पशील पदार्थों की मात्रा को नियंत्रित करने में। और यहाँ पर है वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान के उदाहरण क्या है। यहाँ पर वाष्पदाब का अपेक्षिक अनुमान का उदाहरण क्या है। यहाँ पर पहले पॉइंट बताया गया, पानी में नमक डालने से वाष्पदाब में कम हो जाता है। यहाँ पर पानी में नमक डालने से वाष्पदाब कम हो जाता है। दूसरे पॉइंट बताया गया, यहाँ पर चीनी का घोल बनाने पर पानी का वाष्पदाब कम हो जाता है। चीनी का घोल बनाने पर पानी का वाष्पदाब में कम हो जाता है। वाष्पदाब कम क्यों होता है, वाष्पदाब कम क्यों होता है। विलेय के कण विलायक की सतह पर स्थान घेरते हैं और वाष्पित होने वाले कणों की संख्या को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर एक बार इसे पुनः रिपीट करते हैं। यहाँ पर विलेय के कण विलायक की सतह पर क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं और वाष्पित होने वाले कणों की संख्या क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पर चित्रण सुझाव, एक बर्तन में शुद्ध पानी के वाष्पदाब नमक की घोल वाष्पदाब को दिखाएंगे। यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया, यहाँ पर ग्राफ द्वारा वाष्पदाब में कमी का प्रदर्शन। ग्राफ द्वारा वाष्पदाब में कमी का प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह चित्र वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान की अवधारणाओं को दर्शाता है। यहाँ पर यह चित्र में वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान की अवधारणाओं को दर्शाता है। पहले पॉइंट बात कर लेते हैं। यहाँ पर शुद्ध पानी में अधिक वाष्पदाब दिखाए गए। यहाँ पर शुद्ध पानी में अधिक वाष्पदाब दिखाया गया। यहाँ पर दूसरे पॉइंट क्या बताया गया, नमक के घोल में कम वाष्पदाब दिखाया गया। यहाँ पर नमक के घोल में क्या दिखाया गया, यहाँ पर कम वाष्पदाब दिखाया गया। यहाँ पर राउल्ट के नियम में देख लेते हैं। यहाँ पर राउल्ट का नियम क्या है, यहाँ पर उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पर राउल्ट का नियम कहता है कि किसी आदर्श विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध वाष्पदाब और उसके मोल अंश के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी आदर्श विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब उस घटक के शुद्ध वाष्पदाब उसके मोल अंश के क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर उसके लिए फार्मूला दिया। यहाँ पी ए बराबर यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स इंटू पी ए अंश है। यहाँ पर पी ए या क्या है, विलयन का घटक है और ए क्या है, आंशिक वाष्पदाब है। यहाँ पर और यहाँ पर एक्स से क्या है, यहाँ पर विलयन में घटक ए का मोल अंश है, पी अंश यहाँ क्या है, ये शुद्ध वाष्पन है। यहाँ पर शुद्ध वाष्पदाब है। यहाँ पर
और यहाँ दिया गया संपूर्ण वाष्प दाब। विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब सभी घटकों के आंशिक दाब का योग होता है। जो संपूर्ण वाष्प दाब है यहाँ पर विलयन का कुल वाष्प दाब सभी घटकों के आंशिक वाष्प दाब का योग कितना होता है यहाँ पर, P बराबर होगा PA प्लस PB होता है यहाँ पर उसके कुल योग। उसके उपयोग की बात करते हैं, कहाँ पर उपयोग करते हैं, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने में, आदर्श और अनादर्श विलयनों का अध्ययन करने में, द्रव मिश्रणों में पृथक्करण विधियां जैसे आसवन में उपयोग इसका है। राउल्ट के नियम का उदाहरण क्या है यहाँ पर, राउल्ट के नियम का उदाहरण क्या है यहाँ पर, पानी और शराब का मिश्रण आदर्श विलयन का उदाहरण। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया, पानी और ग्लूकोज का घोल राउल्ट के नियम का पालन करता है। यहाँ पर पानी और ग्लूकोज का घोल क्या तैयार करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। पानी और शराब का मिश्रण क्या करता है, आदर्श विलयनों का उदाहरण है यहाँ पर। इसकी सीमाएं यहाँ क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। यह विलयन केवल किस पे लागू होता है, आदर्श विलयनों पर लागू होता है। अनादर्श विलयन में यह नियम काम नहीं करता। अनादर्श विलयन में यह नियम क्या करता है, काम नहीं करता। अब इसका चित्रण सुझाव में यहाँ पर वाष्प दाब मोल अंश के साथ घटते हुए दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आदर्श विलयन का ग्राफ वाष्प दाब बना मोल अंश। पानी और शराब की घोल में वाष्पित अणुओं को दर्शाना होता है। यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन क्या है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर जब किसी विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इस क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। पहले पॉइंट बताया गया यहाँ पर यह अणु संख् गुणधर्म में से एक है। यह अणु संख् गुणधर्मों में से क्या एक है। दूसरे पॉइंट बताया गया ये विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यह विलय के कणों की संख्या क्या करता है, निर्भर करता है। और यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या है, क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या है। यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू एम है यहाँ पर। और यहाँ डेल्टा टीबी क्या है, यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन है। केबी क्या है यहाँ पर, विलायक के लिए क्वथनांकों उन्नयन का नियतांक है। एम क्या है, विलय की मोलालिटी है। यहाँ पर उसका उपयोग देख लेते हैं। यहाँ पर अज्ञात विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना, औषधि पदार्थों की सांद्रता का विश्लेषण। तीसरे पॉइंट बताया गया यहाँ पर औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे नमक उत्पादन में। यहाँ क्या बताया गया यहाँ पर पहले पॉइंट पे अज्ञात विलय की मोलर द्रव्यमान की गणना करना, औषधि पदार्थों की सांद्रता विश्लेषण औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे नमक उत्पादन में। उदाहरण बात करते हैं यहाँ पर पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ बात करते हैं दूसरे पॉइंट में चीनी की घोल का क्वथनांक शुद्ध पानी से क्या होता है, अधिक होता है। चीनी की घोल का क्वथनांक शुद्ध पानी से क्या होता है, अधिक होता है। उसके उदाहरण बताए गए यहाँ पर। इसके कारण में क्या बताया गया यहाँ पर विलय के कण, विलय के कण विलायक के वाष्प दाब, विलय के जो कण होते हैं उसके विलायक के वाष्प दाब को क्या करता है, कम कर देते हैं यहाँ पर, जिसके कारण अधिक तापमान पर विलयन का वाष्प दबाव वायुमंडल दबाव के क्या होता है, बराबर होता है। जो विलय के कण हैं, विलय के कण विलायक के वाष्प दाब को क्या करता है, कम कर देते हैं। जो विलय के कण होते हैं विलायक के वाष्प दाब को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण अधिक तापमान पर विलयन का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव की क्या होता है, बराबर होता है। हिमांक का अनुमान, हिमांक का अनुमान अगली हेडिंग है। यहाँ पर हिमांक का अनुमान क्या है इसकी परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पर जब किसी विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है, जब किसी विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम हो जाता है। जब किसी विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या होता है, कम हो जाता है।
यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट दिए गए। यहाँ पर पहले पॉइंट क्या बताया गया, इसे अणुसंख्य गुणधर्मों में शामिल किया गया। यहाँ पर इसे अणुसंख्या गुणधर्मों में शामिल किया गया। यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया, यहाँ पर यह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यह विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक अवनमन का सूत्र यहाँ क्या है, यहाँ पर है डेल्टा टी एफ बराबर है यहाँ पर के एफ इंटू एम। यहाँ पर डेल्टा टी एफ ही आपका हिमांक का अवनमन है और यहाँ पर है के एफ विलायक के लिए हिमांक अवनमन नियतांक है। यम क्या है, विलेय की मोलारिटी है। यहाँ पर यम क्या है, विलेय की मोलारिटी। यहाँ पर उपयोग यहाँ क्या है, इसके कहाँ पर उपयोग है, अज्ञात विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना, ठंडे क्षेत्रों में एंटीफ्रीज के उपयोग को समझने में। तीसरे पॉइंट बताया गया पर नमक डालकर बर्फ के पिघलने का अध्ययन। नमक डालकर बर्फ के पिघलने का अध्ययन कहाँ कहाँ करते हैं, अज्ञात विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करने में। दूसरे पॉइंट में क्या गया यहाँ पर, ठंडे क्षेत्रों में एंटीफ्रीज का उपयोग को समझने के लिए। और यहाँ बताया गया नमक डालकर बर्फ को पिघलाने में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ठंडे मौसम में सड़कों पर नमक डालने से बर्फ का हिमांक कम हो जाता है। ठंडे मौसम में सड़कों पर नमक डालने से बर्फ का हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे बर्फ तेज़ी से पिघलती है। जिससे क्या होता है, बर्फ तेज़ी से पिघलती है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया यहाँ पर, पानी में चीनी मिलाने से हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तीसरे पॉइंट में क्या बताया यहाँ पर, गाड़ियों में एंटीफ्रीज का उपयोग पानी के जमने से बचाने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में एंटीफ्रीज का उपयोग पानी के जमने से बचाने के लिए किया जाता है। कारण यहाँ क्या है, यहाँ पर विलेय के कण विलयन के जमने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं यहाँ पर, जिसके कारण हिमांक कम हो जाता है। विलेय के कण विलायक के जमने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिसके कारण हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पर जिसके चित्रण का सुझाव दिया गया, यहाँ पर बर्फ पर नमक छिड़कने के कारण हिमांक में कमी देखने वाला चित्र होना चाहिए। यहाँ दूसरे में ग्राफ में यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर नमक तापमान बनाम समय जिसमें शुद्ध विलायक और विलयन का हिमांक दिखाया गया। यहाँ पर प्रासरण दाब इसकी परिभाषा क्या है, आप इसको देख लेते हैं। प्रासरण का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर दबाव में होने वाली परिवर्तन की दर। यह दर किसी क्षेत्र में दबाव के अंतर को उस क्षेत्र की दूरी से विभाजित कर व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर इसे समानता प्रति मीटर में दबाव का बदलाव कहा जाता है। यहाँ प्रासरण दाब का मतलब है किसी विशेष स्थान पर दबाव में होने वाले परिवर्तन की दर। यह दर किसी क्षेत्र में दबाव के अंतर को उस क्षेत्र से विभाजित कर व्यक्त की जाती है। इसे समानता प्रति मीटर में दबाव के बदलाव को कहा जाता है। प्रासरण दाब का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा जैसे यहाँ पर चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन डिस्टेंस है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पी यहाँ पर क्या है, डेल्टा पी दबाव में परिवर्तन, डेल्टा पी क्या पर दबाव में परिवर्तन है, डेल्टा एस क्या है, स्थान में परिवर्तन है, आप उसकी दूरी में। उदाहरण में बात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक पाइपलाइन में 10 मीटर की दूरी पर 10 मीटर पर दबाव में 50 पास्कल का अंतर है। यहाँ पर एक पाइपलाइन 10 मीटर की दूरी का दबाव में 50 पास्कल का अंतर है, तो वह प्रासरण दाब हो गया। तो वो क्या होगा, प्रासरण दाब हो गया। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेशर है यहाँ पर 5 पास्कल पर मीटर है। यहाँ पर जो कितने मीटर थे, यहाँ पर 10 मीटर थे। यहाँ पर उसको यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, उसके दबाव में 50 पास्कल का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रासरण दाब के लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या था, उसके दबाव कितना है 50 है, उसका स्थान में यहाँ परिवर्तन कितना 10 है। यहाँ इसको डिवाइड करके कितना है 5 पास्कल पर मीटर आएगा। यहाँ पर इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। मौसम विज्ञान में इसका उपयोग कहाँ होता है, प्रासरण दाब का। मौसम विज्ञान में प्रासरण दाब का उपयोग
मौसम के पैटर्न को समझने में आता है। जब वायुमंडल में पराशर दाब अधिक होता है तो हवा तेज गति से चलती है और तूफान जैसी स्थितियां बन जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, मौसम विज्ञान में पराशर दाब का उपयोग मौसम के पैटर्न को समझने में आता है। जब वायुमंडल में पराशर दाब अधिक होता है तो हवा तेज गति से चलने लगती है और तूफान जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट क्या बताया कि यहाँ पर अधिक दबाव में परिवर्तन, यह इंजीनियरिंग में पाइपलाइन, जलाशय और अन्य तरल प्रवाह को यहाँ पर समस्याओं को विश्लेषण करने में उपयोगी होता है। चित्रण में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण चित्र में दबाव के अंतर को विभिन्न बिंदुओं को दिखाया जा सकता है, जिससे बिंदु के बीच की दूरी को दर्शाया जा सकता है। कोई भी अंतर ले सकते हैं यहाँ पराशर दाब में। आज के इस सेशन में हमने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। यहाँ पर क्लास 12 ये बिलियन का जो चैप्टर था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर कुछ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इस सेशन में बताया गया। यहाँ पर और भी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर जो इसके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर इसका हल सहित पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आज सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।